नमस्कार। दिन की प्रमुख खबरों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गुजरात में आखिरी चरण की वोटिंग सोमवार को जारी है। सुबह 8 बजे जब वोटिंग की शुरुआत हुई थी तब बहुत कम संख्या में लोग मतदान केंद्रों की ओर जा रहे थे, लेकिन अपराह्न 3 बजे तक 50% से अधिक वोटिंग हो गई है। दोपहर 1 बजे के बाद वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी और शाम 4 बजे के करीब और अधिक संख्या में लोगों ने वोटिंग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद में वोट डाला है। इसके लिए वह पैदल चलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे। हालांकि प्रधानमंत्री के पीछे पीछे लोगों का एक जन समूह भी चल पड़ा था, जिसे लेकर विपक्ष ने रोड शो करने का आरोप पीएम पर लगाया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा है। उनकी बेटी रोहिणी ने अपनी एक किडनी पिता को दान की है। इसके बाद सिंगापुर के माउंट बेटन अस्पताल में उनकी किडनी का सफल ऑपरेशन हुआ है। बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बहन रोहिणी का डोनर के तौर पर भी ऑपरेशन सफल रहा और पिता का किडनी ट्रांसप्लांट भी सफल रहा है। उन्हें आईसीयू से निकालकर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। जितनी देर ऑपरेशन चला, लालू यादव का पूरा परिवार ऑपरेशन थिएटर के बाहर उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगता नजर आया। उनका किडनी प्रतिस्थापन सफल होने से समर्थकों में खुशी की लहर है। ट्विटर पर लोग उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना करने लगे हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों की। अगले साल होने वाले G20 सम्मेलन की रणनीति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची हैं। सोमवार दोपहर के समय वह कोलकाता से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। हवाई अड्डे पर मीडिया से भी उन्होंने बात की। गुजरात में पीएम के मतदान से पहले एक बड़े जनसमूह के साथ पैदल चलने को लेकर उन्होंने भी सवाल खड़ा किया और कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री बेहद खास है, इसीलिए चुनाव आयोग उन्हें विशेष छूट देता है। नियमानुसार चुनाव वाले दिन किसी भी नेता को रोड शो करने की अनुमति नहीं होती, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं। ममता ने इसी बहाने तंज कसते हुए कहा कि हो सकता है इसकी वजह से गुजरात में भाजपा को 100 में से 100 सीटें मिले। इसके अलावा राजकीय एसएसकेएम अस्पताल में रविवार रात चिकित्सकों पर हमले को लेकर भी ममता ने नाराजगी जाहिर की। हालांकि उन्होंने यह भी सवाल खड़ा किया कि जब मरीज को अस्पताल में लाया गया तब सीनियर डॉक्टर्स क्यों नहीं थे। अस्पताल परिसर में पुलिस पोस्ट होने के बावजूद घटना से पहले पुलिस के नहीं पहुंचने को लेकर भी ममता ने नाराजगी जताई है। दरअसल राजकीय एसएसकेएम अस्पताल में रविवार रात इरफान नाम के एक युवा को भर्ती किया गया था। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद डेथ सर्टिफिकेट तैयार करने को लेकर इरफान के साथ आए लोगों और चिकित्सकों के बीच बहस होने लगी। आरोप है कि इरफान के साथ जो लोग आए थे वे मन मुताबिक डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते थे। उस समय ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें गालियां दी गई और डॉक्टरों पर हमले हुए। यहां तक कि अस्पताल के ट्रामा केयर में भी तोड़फोड़ हुई। एक्सरे मशीन पर भी हमला किया गया। अमूमन ऐसी घटनाओं में पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार करती है, लेकिन इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसे लेकर चिकित्सक समुदाय में नाराजगी बढ़ रही है। राज्य के बहुचर्चित मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिले के बाहुबली नेता अणुव्रत मंडल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने अपनी जमानत की याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में सोमवार को लगाई थी। इसके अलावा ईडी, जिसने अणुव्रत मंडल से पिछले महीने आसनसोल जेल में पूछताछ की थी और उनकी गिरफ्तारी की घोषणा की थी, वह मंडल को दिल्ली ले जाने की कोशिश में है। इसके लिए दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में एक मामला भी चल रहा है। उस मामले को, यानी ईडी के उस मामले को भी खारिज करने की याचिका अणुव्रत मंडल ने लगाई थी। दोनों ही याचिकाओं पर सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीश विवेक चौधरी की एकल पीठ में सुनवाई हुई। अणुव्रत मंडल के लिए कांग्रेस के पूर्व नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल पक्ष रखने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल पिछले 100 दिनों से जेल में हैं। अणुव्रत मंडल के खिलाफ कोई एफआईआर भी नहीं है, ना ही सीबीआई को उनके खिलाफ कोई साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। इसके अलावा ईडी द्वारा दाखिल मामले को भी खारिज करने की मांग उन्होंने कोर्ट में की। हालांकि न्यायाधीश ने इस संबंध में ईडी से पक्ष जानना चाहा।
इसके जवाब में ईडी के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें अभी तक इस मामले की प्रति ही नहीं मिली है, यानी अणुव्रत मंडल ने जो याचिका लगाई है उसकी कॉपी ईडी को नहीं दी गई है, इसीलिए जवाब देना संभव नहीं है। केंद्रीय एजेंसी ने कोर्ट से कुछ और दिनों का समय मांगा, जिसके बाद न्यायाधीश ने आगामी 16 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। दरअसल कपिल सिब्बल देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक है। दावा किया जाता है कि एक बार विजिट पर वह कम से कम 20 से 30 लाख और कभी कभी 50 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। अणुव्रत मंडल के नाम अपना कोई बिजनेस नहीं है, ना ही उनका सोर्स ऑफ इनकम स्थिर है। बावजूद इसके इतनी बड़ी राशि वकील के फ़ी के तौर पर वह कैसे बियर करेंगे, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर राज्य के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में भी सोमवार को सीबीआई ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। न्यायमूर्ति कौशिक बसु की एकल पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई की ओर से गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी के मुखिया अश्विनी सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि 21,000 शिक्षकों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। न केवल मेरिट लिस्ट में बल्कि वेटिंग लिस्ट में भी बड़े पैमाने पर धांधली उजागर हुई है। उन्होंने बताया कि एसएससी के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दफ्तर में मौजूद मूल कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को चुरा लिया गया था और उसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ले जाकर छिपाया गया था। सीबीआई ने उस हार्ड डिस्क को बरामद कर लिया है और उसी के डाटा एनालिसिस के बाद यह खुलासा हुआ है कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया सुनियोजित तरीके से साजिश के तौर पर अतिरिक्त पद सृजित कर शुरू की गई और मेरिट लिस्ट से लेकर वेटिंग लिस्ट तक, फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा लिए जाने तक जमकर धांधली हुई है। जिन 21,000 लोगों की नियुक्ति के दावे एसएससी की ओर से किए गए थे, उनमें से कम 9,000 लोगों के ओएमआर सीट यानी उनकी उत्तर पुस्तिका परीक्षा में उन्होंने जिस उत्तर पुस्तिका पर अपना उत्तर लिखा था उससे छेड़छाड़ की गई है, यानी उनके जवाब लिखने के बाद भी उस पर कुछ और लिखा गया है, जो भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होने का संकेत है। यह सुनने के बाद न्यायाधीश ने आश्चर्य जाहिर किया और कहा कि भ्रष्टाचार के इस मामले में जो लोग भी संलिप्त हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक व्यक्ति को ढूंढकर उचित कार्रवाई होगी। न्यायाधीश ने सीबीआई को खुली छूट देते हुए कहा कि कोर्ट से आप हर समय बताइए कि आपको किस तरह की सहायता चाहिए, हर तरह की मदद कोर्ट आपको उपलब्ध कराएगी। धन्यवाद।